हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आगामी पेट एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। साथियों, यह सेट आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए इसके सभी प्रश्नों को ध्यान से लगाइए और कमेंट में बताइए कि इसमें आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो इसमें आपका सी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, असम। असम राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से लगती है, जबकि सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड इनकी सीमा नेपाल से लगती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से खाली जगह को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है। तो इसमें आपका बी विकल्प बिल्कुल सही होगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती है। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख की सीमा लगती है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। साथियों, इन प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन करना बहुत आवश्यक है, इससे आपके अन्य बहुत से प्रश्न तैयार होंगे, इसलिए इनको ध्यान से सुनिए और समझिए। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, फुलकारी, कांथा और चिकनकारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? साथियों, इसमें आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा, कढ़ाई की। ये सभी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसमें आपका सी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, चिकित्सा क्षेत्र में। साथियों, वीसी रॉय पुरस्कार भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में वर्ष 1962 में स्थापित किया गया था। यह एक वार्षिक पुरस्कार है और चिकित्सा की विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को यह नई दिल्ली में प्रदान किया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, इसका आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस। भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? साथियों, इसका आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा, मानवाधिकार। जी हाँ, वर्ष 1961 में ब्रिटेन में पीटर वेनेसन द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, साथियों, यह एक सुमेलित है और हमें बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। इसमें लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित किया गया है, तो पहले हम इनको सुमेलित कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, जी हाँ, आंध्र प्रदेश में साथियों 25 प्रतिनिधित्व हैं, तो पहले का इसका आपसे सी से मिल जाएगा। फिर है दूसरा तमिलनाडु, और तमिलनाडु से 39 है, तो इसमें ई से मिल जाएगा। अगर ऑप्शन को हम देखें तो यही हमारा काम हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सारे मिला लेते हैं। और महाराष्ट्र में प्रतिनिधित्व हैं आपके 48, तो ये ए से मिल जाएगा। और छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधित्व हैं 11, तो ये बी से मिलेगा। अब रह गया आपका पश्चिम बंगाल और 42 डी से। तो ये देख लीजिए हमें किस में मिल रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में 25, यानी कि पहले का सी देखिए, सी किस में मिल रहा है? सी का पहला, यानी कि चौथा विकल्प हमारा इसमें सही जा रहा है। जी हाँ साथियों, श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी कि डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करती है? इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, NS और O। जी हाँ, NSO संस्था राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी करती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO का गठन मई 1951 में किया गया था, जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। लेकिन वर्ष 2019 में CSO और
NSSO को मिला करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO का गठन किया गया, जो भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आंकलन कर रहा है। तो यहाँ आपका पहला विकल्प सही होगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुसार मापा जाता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा, राष्ट्रीय आय। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर राष्ट्रीय आय के अनुसार मापी जाती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनेगा आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था? तो इसमें आपका सी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, वर्ष 2016। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था। इस समिति का गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए किया गया था। रिजर्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसका आपका बी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, सितंबर 2014। जी हाँ, 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था और इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर था। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था। इसका आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है, भोजन, काम और उत्पादकता। जी हाँ, 7वीं पंचवर्षीय योजना सन 1985 से 1990 के बीच की अवधि की थी। इस पंचवर्षीय योजना की रणनीति गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमता पर प्रहार करना था। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? इसका आपका सी विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। जी हाँ, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी इसलिए नहीं पिघलती है क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है और ऊष्मा का कुचालक होने के कारण लकड़ी कोई बाह्य ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है, जिससे बर्फ का तापमान नहीं घटता है और वह धीरे धीरे पिघलती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हृदय के संकुचन को खाली जगह भी कहते हैं। इसमें आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा, सिस्टोल। जी हाँ, हृदय के धड़कने के दौरान इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं निर्मित रूप से चलती रहती हैं, संकुचन और शिथिलन। जी हाँ, संकुचन को सिस्टोल कहते हैं और शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। तो यहाँ आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है? इसमें आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है, विषाणु। जी हाँ, एड्स एक विषाणुजन्य रोग है और ये HIV वायरस द्वारा होता है। इसमें श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC प्रभावित होती हैं, जबकि एड्स की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? यहाँ आपका इसमें सी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, एक जैसी परमाणुविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणुविक भार। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है? इसमें साथियों आपका ए विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, नींबू लैक्टिक अम्ल से नहीं होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सभी खट्टे पदार्थों में मोस्टली साइट्रिक अम्ल होता है। संतरे में साइट्रिक अम्ल की बिल्कुल सही है, सिरका में एसिटिक अम्ल ये भी सही है और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल ये भी सही है। जबकि लैक्टिक अम्ल होता है वो दूध से जो दही बनता है उसको परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? इसमें आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, 11। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4A के
अनुच्छेद 51 ए में शामिल केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य और बढ़ा दिया गया, तो बढ़ करके इनकी संख्या 11 हो गई। और यह मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जो लिए गए हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं, और इसे स्वर्ण समिति की सिफारिश से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने के निर्देश देता है? इसका आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, अनुच्छेद 38। जी हाँ, अनुच्छेद 38 राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश देता है, जबकि अनुच्छेद 45 राज्य के 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के प्रबंधन के लिए है, जबकि अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता से संबंधित है, और अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं का प्रावधान करने के लिए लागू है। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है? इसका आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56A के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और अनुच्छेद 56B के अनुसार उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो यहाँ आपका ए विकल्प बिल्कुल सही बनेगा कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? इसमें आपका ए विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 131 के तहत इन सभी का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका आपका डी विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 ईस्वी को हुई थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है आपका, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? इसमें आपका ए विकल्प सही बनता है, मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसमें आपका चौथा विकल्प जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह के अनुसार वह भारत भ्रमण पर गए और भारत की स्थिति को उन्होंने जाना, फिर स्वयं को भारत का सक्रिय राजनीति से जोड़ दिया। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ओहो, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता ये आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कराची में, ये आपका 29 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। और भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी, ये दी गई थी आपकी 23 मार्च 1931 को। और पूना जो समझौता हुआ था वो 24 सितंबर को हुआ था, 24 सितंबर को हुआ था, लेकिन ये 1932 में हुआ था। तो इस हिसाब से हम जब इनको क्रम से लगाते हैं तो इसमें हमारा आपका पहले नंबर पर आएगा गांधी इरविन समझौता 5, और 5 के मार्च फिर आता है आपका 23 मार्च। दूसरे नंबर पर भगत सिंह,
यानी कि पहला और तीसरा बनना है आपके में डी विकल्प, तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही बन जाएगा। और फिर तीसरे नंबर पर आता है 29 से 31 मार्च, तो यहाँ आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें आपका बी विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1919। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? इसमें आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और यहीं पर उन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न आपका बनता है, 1819 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त किया था? इसमें आपका बी विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में भारत में सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। तो इसमें आपका डी विकल्प बिल्कुल सही बनता है, अग्नि, इंद्र और सोम। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है आपका, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? इसमें आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है, राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुई थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यहाँ आपका तीसरा विकल्प सही बनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है और इन्हीं ने रजत सिक्के जारी किए थे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो दीवाने मुख्ताज अलाउद्दीन खिलजी, ये बिल्कुल सही है आपका। और दीवाने अमीर कोई, ये मोहम्मद तुगलक, ये भी सही है। और दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, ये भी सही है। और दीवाने रियासत बलबन, यही गलत है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प बिल्कुल गलत है, दीवाने रियाद ये अलाउद्दीन खिलजी का है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन खाली जगह के कारण होते हैं? तो इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा, सूर्य। पृथ्वी के मौसम में जो सभी परिवर्तन होते हैं वो सूर्य के कारण होते हैं। पृथ्वी की गति भी दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गैरमाथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? तो यह आपका इसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा, ओडिशा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का आकार क्या है? इसमें आपका सी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, लगभग त्रिभुजाकार। हिंद महासागर का जो आकार है वो लगभग त्रिभुजाकार है, जबकि अटलांटिक महासागर का आकार है वो एस जैसा है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? इसका आपका सी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, सहारा है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जी हाँ, इसका आपका डी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, चीन।
चीन संसार का सबसे बड़ा स्वर्ण का उत्पादक है। चीन में 329 टन सोना उत्पादक करता है, जबकि रूस दूसरे नंबर पर आता है, ये लगभग 314 टन। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया करता है लगभग 312 टन। और उसके बाद कनाडा करता है आपका 223 टन। तो यहाँ आपका डी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा श्रृंखला का। अगला प्रश्न बनता है आपका, भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है? इसका आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा मध्य प्रदेश। भोजताल मध्य प्रदेश में स्थित है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, ये भी साथियों सम्मिलित करने के लिए है, थोड़ा सा हमें ध्यान से करना पड़ेगा। हरियाणा राज्य और राजधानी मिलानी है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से है, तो ए का दूसरे से मिल जाएगा, यानी कि हमें इसमें दूसरे से मिलाना है। हरियाणा का चंडीगढ़, यानी कि ए का दूसरा विकल्प कौन सा है? केवल एक में ही दिया गया है साथियों, शायद केवल एक में दिया गया है, तो इसमें हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही चला जाएगा, क्योंकि हरियाणा की चंडीगढ़ पहले का दूसरा दिया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, तो इसमें हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही बनना है। श्रृंखला का अगला प्रश्न देखिए, देश और राजधानी दिए गए हैं, इनको भी हमें थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, समझ के। सूडान की राजधानी खार्तूमा है, यानी कि इसमें आपका पहले का पहला ही विकल्प बिल्कुल सही जा रहा है। मालदीव की राजधानी माले है, और बल्गोनिया की राजधानी सोफिया है, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ये सारे क्रम से हैं, यानी कि 1 2 3 4, तो यहाँ भी आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही चला जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, ये अंग्रेजी का, इसमें कॉम्प्रिहेंशन दिया था वो हमने छोड़ दिया है। यहाँ आपको फिर हमने अंग्रेजी के 3 प्रश्न और ले लिए। गिव सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कंडेम्ड का इसमें आपका कौन सा विकल्प सही बनेगा? तो इसमें आपका कंडेम्ड का अर्थ होता है निंदा करना, यानी कि निराकरण करना, तो इसमें आपका पहला विकल्प इसका बिल्कुल सही बनेगा क्रिटिसाइज का अर्थ भी होता है निंदा करना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम। इसका डिस्प्यूट का अर्थ होता है आपका साथियों वो विवाद या झगड़ा करना या कलह करना, तो इसका आपका कौन सा विकल्प सही बनेगा? पहला ही विकल्प इसका आपका सही बन जाएगा। और श्रृंखला का फिर अगला प्रश्न है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द, क्वेश्चन है आपका, कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज, और फिर है आपका डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी यानी कि निर्जलीकरण, और कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर इसका बनेगा आपका हाइबरनेशन। आपका इसमें डी विकल्प बिल्कुल सही जाएगा। हाइबरनेशन मीन्स होता है शीत निष्क्रियता, यानी कि सोने में कमी। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनेगा, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? साथियों अब यहाँ आपके हिंदी के प्रश्न आ गए हैं, तो हिंदी के प्रश्नों को भी देख लीजिए। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तूने कहाँ जाना है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। ये तो आपको पढ़ने से ही मालूम पड़ रहा होगा, इसमें आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। तूने कहाँ जाना है ये गलत है, तूने नहीं तुझे कहाँ जाना है, श्री कृष्ण के अनेकों नहीं अनेक नाम है, और उसका प्राण पखेरु ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है साथियों, ये तो नहीं हो सकता। श्रृंखला का अगला प्रश्न देखिए, तथैव का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ आपका इसमें ए विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा, तथा प्लस एव। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं?
तो जूही की कली, ये आपको पता होना चाहिए, निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये प्रसिद्ध कविता है, बहुत ही अच्छी कविता। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। आविर्भाव का तिरोभाव विलोम शब्द होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, ये हमें सम्मिलित करना है, मुहावरा और उनका अर्थ, फिर इनको हमें मिलाना है सूची के अनुसार, कौन सा इसमें सही बनेगा। तो इसमें आपका पहला है कान लगाना। थोड़ा सा अगर हम बड़ा कर लेते हैं तो हमारे ऑप्शन कट जाएंगे। कान लगाना, ए। कान लगाना का अर्थ क्या होगा? ध्यान देना। तो यहाँ आपका इसमें बनेगा जाके पहले का तीसरे से मिलाना। पहले का तीसरे से दो में मिलाया गया, ए में और डी में मिलाया गया। दूसरा और देख लेते हैं, कान खड़े होना। कान खड़े होना का मतलब है चौकन्ना होना। बी का ए से मिलाया गया। बी का ए से साथियों विकल्प नंबर डी में मिल गया है, तो हमें आगे और किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, आंख लगाना का अर्थ क्या होगा? निगाह रखना। और आंखें खुलना का अर्थ क्या होगा? सजग होना। तो ये सारे सम्मिलित हो गए। यहाँ आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही बन गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये मैथ के प्रश्न आ गए साथियों, इनको देखिए, हम आपको रफली बताते चलेंगे, ध्यान से समझते चलना। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। बोर्ड मास के नियम के अनुसार जब हम इसको सरल करेंगे तो सबसे पहले 4 में 2 का भाग देंगे, ये 2 बार जाएगा, और 25 में से हम साथियों 2 घटा देंगे, तो 25 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमारे 23 बचेंगे। 23 में फिर हमको जोड़ना है 11.5 और 9.5। 11 और 9 20, 20 और 1 21, 21 और 23 को जोड़ लेंगे तो 3 और 1 4, 2 और 2 4, यानी कि 44 मेरा आंसर इसमें सही बन जाएगा, यानी कि सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है साथियों, ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर से बन जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से जब हम करेंगे तो अगर 18 में से 11 घटाते हैं तो मेरा 11.86 आएगा। तो हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 18.47 और 6.57 को जोड़ेंगे तो 18 और 6 24 और 0.43 और 0.458, यानी कि आपका इसमें ए विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा। 25 हो जाएंगे जाके ये आपकी। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनेगा साथियों, ये आपका करड़ी का सवाल है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, सी विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा। इसमें सी विकल्प √4 ये सबसे बड़ी बनेगी। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनेगा, 4 अलग अलग संख्या हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है और सभी 4 संख्याओं का औसत 55 है। पहली 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। साथियों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा, 66। अब इसको हम यहाँ सॉल्व नहीं करा सकते, लेकिन आपको आंसर सही बता सकते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 13/16, 17/24, 5/12 और 7/8। इसमें आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो साथियों इसको हम क्या करेंगे कि अगर 13/16, 16 का इसमें 13 में भाग देंगे, और इसी प्रकार से हम 17 में भाग देंगे 24 का, और 5 में भाग देंगे 12 का, और 7 में भाग देंगे 8 का। जब भाग देखें, भागफल देखेंगे तो उसमें देख लेंगे कि सबसे बड़ा भागफल कौन सा है, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि 7/8 सबसे बड़ा भिन्न आ रही है। तो इसका हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखिए, आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रसीम की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है, आनंद का रसीम से क्या संबंध है? अगर आप रीजनिंग लगाएंगे तो सही ढंग से देखेंगे, इसमें आपका बी विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा, पौत्र। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 3 मार्च 2020 को मंगलवार था,
तो 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? इसमें आपका बी विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, रविवार। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनेगा, असंगत कौन है? इसमें आपको विषम बताना है कि कौन सा विषम है, अलग एक कोई संख्या है वो बतानी है। तो इसमें आपका डी विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि 121 ये 11 का वर्ग होता है और बाकी सभी 149, 157 और 199 इसी सभी अभाज्य संख्या है, इसलिए 121 अलग हो जाएगा। अब यहाँ आपका दिया गया है कथन निष्कर्ष का सवाल है। सभी पेड़ चट्टाने हैं, सभी चट्टाने कब हैं? अगर कथन निष्कर्ष आप पढ़े होंगे तो इसको चलो मैं सॉल्व किए दे रहा हूँ कि सभी पेड़ चट्टाने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेड़, सभी पेड़ को क्या करेंगे, सभी पेड़ क्या हैं, चट्टाने हैं, ये हमारी चट्टाने बन जाएंगी। और सभी चट्टाने कब हैं? सभी चट्टाने क्या हैं, कब। बाहर वाला क्या हो गया मेरा, कब हो गया। तो पहला निष्कर्ष मेरा कह रहा है कि सभी पेड़ कब हैं। क्या सभी पेड़ कब हैं? पेड़ कब में आ रहे, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कह रहा है कुछ कप पेड़ हैं, कुछ कप पेड़ हैं, तो दूसरा भी हमारा सही चल रहा है, क्योंकि कुछ कप पेड़ भी हैं। इसका मतलब दोनों अनुसरण कर रहे हैं निष्कर्ष, तो मेरा इसमें ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। निष्कर्ष ए और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में हिंडर को ABGWX K के रूप में लिखा जाता है। तो H और I 9 नंबर पे, B 2, 7 पे, N 14 पे और G 7 पे, 7 7 14 और D आती है 4 पे, W 23। ठीक, इनमें सब में -7 हो रहा है। स्कोर देखो, ग्लोमा का Jupiter G 7 पर, Z ठीक और O 15 पे, H 8 पे, 7 सब में -7 हो रहा है। तो इसका मतलब हम इसमें से भी प्रत्येक में से -7 कर देंगे। इसके हर एक अक्षर में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो मेरा विकल्प सही बन जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा इसमें तीसरा विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा। हर एक वर्ड में से आपको 7 घटाने हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है आपका, उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी? जी हाँ, इसमें आपका बी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, ललितपुर। ललितपुर में पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। मई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पार्क के लिए मंजूरी दे दी गई थी और यह उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क होगा, जो बुंदेलखंड के ललितपुर में स्थापित किया जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनेगा, उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसमें आपका सी विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, गोरखपुर में। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। इसमें आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, 55। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के इसमें 55 स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी और इन्हें अमृत स्टेशन बनाने के लिए, पुनर्विकास करने के लिए योजना रखी थी। इसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से 55 अमृत स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में किसे उत्तर प्रदेश में गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसका आपका सी विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, राहुल चौधरी। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी
राहुल चौधरी को राज्य में गौवंश संवर्धन और डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? साथियों, इसमें आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में साथियों सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है और यह बिहार में पड़ता है। यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। और कंबोडिया मंदिर जो 12वीं सदी में अंकोर वाट मंदिर परिसर है, ये इससे भी ऊंचा होगा। इस मंदिर में 12 गुम्बद होंगे और इसमें सबसे ऊंचा गुम्बद 270 फीट ऊंचा होगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, इसमें आपका सी विकल्प सही जाएगा, 14 अगस्त को। 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 2021 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री ने कहाँ नमो पंथ देव का सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया? जी हाँ, इसका आपका बी विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, दमन में। 25 अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री जी ने दमन में नमो पंथ देव का सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है, भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? यहाँ आपका सी विकल्प बिल्कुल सही बनता है, मुंबई में। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण मुंबई में किया जा रहा है। नवंबर 2023 में इस टनल का अनावरण किया जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मई 2023 में किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न। इसका आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इनको मई 2023 में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्रृंखला का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, जुलाई 2023 में किसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुना गया है? जी हाँ, इसका आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, सेल्वा प्रभु थिरुमरन। जुलाई 2023 में भारतीय ट्रिपल जंपर सेल्वा प्रभु थिरुमरन को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुना गया है। इसके साथ यह वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। साथियों, अगर ये आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और कल इसी सीरीज का आपको अगला पार्ट मिलेगा। धन्यवाद।